कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से छनकर आती बल्ब की हल्की रोशनी पुराने फोटो फ्रेम पर आकर टिक गई, जैसे बीते वक्त की परछाइयों को फिर से जीने की कोशिश कर रही हो। गायत्री देवी, जिन्हें सब ताई मम्मा कहते थे, अपने बिस्तर पर शांत लेटी थीं। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर उनमें भी एक ठहराव था, एक थकी हुई शांति थी। ये लीजिए ताई मम्मा, आज की आखिरी खुराक, और ध्यान से सुनिए, नो अचार, नो चटनी और नो ठंडा पानी, तभी ठीक होगी आपकी खांसी। अब आप सो जाइए। बल्ब बंद कर रिया ने गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा। ये ताई मम्मा के दिल से निकले शब्द थे। आंखें मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बेलगाम घोड़े सा सरपट अतीत की ओर भागा जा रहा था और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहाँ से वर्षों पहले उनका सुखद गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था। गायत्री इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था और चौथी वो आ गई थी, जिसे घर भर ने स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। साफ तो ऐसे लाड़ लड़ाती जैसे वो बहू नहीं, इकलौती प्यारी बेटी हो। छोटे भाई सा उसका देवर गोविंद भाभी भाभी कहता उसके आगे पीछे डोलता, और पति केशव के दिल की तो मानो वो महारानी ही थी। गायत्री की एक इच्छा उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते, और फिर खुद अपने ही पर वो इतरा उठती। सोने पर सुहागे की तरह 4 सालों में 2 प्यारे बेटों नकुल और रमन को जन्म देकर तो मानो गायत्री ने किला ही फतह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के अवसर किसी शादी ब्याह जैसे ही मनाए गए थे। राज कर रही थी गायत्री, घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं? यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग, गायत्री अक्सर सोचती। गोविंद ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया। जब इन दोनों ने कोई ऐतराज नहीं किया तो भला वो कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह सुगंध देवरानी बनकर इस घर में आई तो गायत्री को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन डोलने लगा है। सुगंध देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उसका नरम स्वभाव भी था। ऊपर से वो कमाऊ भी थी, गोविंद के साथ ही काम करती थी और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वो एकदम अछूती थी। देवरानी के ये तमाम गुण गायत्री के सीने में कांटे बनकर चुभते थे और उसके मन में हीन ग्रंथियां पनपाते थे। गायत्री के निरंकुश शासन को चुनौती देने सुगंध आज पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। सुगंध माँ की एक पुकार पर जब वो काम छोड़कर भागी आती तो गायत्री जलकर खाक हो जाती। गोविंद जो बच्चों की तरह हरदम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता उसके आगे पीछे घूमता था और अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसे ही पुकारता था, अब सुगंध पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन जब गायत्री सुगंध के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो केशव समझाते, गायत्री सुगंध के साथ छोटी बहन की तरह बर्ताव करो तभी इज्जत पाओगी। तब वो कितना भड़कती थी और सुगंध का सारा गुस्सा केशव पर निकालती थी। सुगंध के प्रति गायत्री का कड़वा व्यवहार माँ को भी बेहद अखरता था, मगर वो खामोश रहकर अपनी नाराजगी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना माँ जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। सुगंध नकुल और रमन को भी बहुत प्यार करती थी। वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मंडराते, लेकिन ये सब कुछ भी गायत्री को कब भाया था। कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वो बच्चों को जता ही देती थी कि उसे चाची से उनका मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही सुगंध भी माँ बन गई, एक प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार गायत्री ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर सुगंध उससे एक कदम पीछे और एक पद नीचे हो गई है, लेकिन ये गायत्री का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी, जिसे माँ जी ने पलकों पर सजाया और सुगंध को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। माँ और गोविंद ही नहीं, केशव भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामकरण हुआ जितना नकुल और रमन का हुआ था, और उसे नाम दिया गया जया। फिर 2 साल के बाद दूसरी बेटी आ गई, रिया। गोविंद की गुड़िया सी बेटियों में माँ जी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल केशव का भी था। गायत्री से ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना, बेटियां तो पराया धन हैं, इन्हें इस तरह सिर पर धरोगे तो बिगड़ेंगी कि नहीं।
उधर गायत्री के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इधर बच्चों में भी अनबन रहती। अक्सर नकुल रमन के हाथों पीटकर जया और रिया रोती हुई दादी के पास आती तो सुगंध बिना किसी को दोष दिए बच्चियों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया है ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपने जीते जी अलग कर दूं, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सिर फूटा होगा। माँ का फैसला मानो पत्थर की लकीर था और घर दो बराबर हिस्सों में बट गया। माँ ने साफ शब्दों में गायत्री से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं गोविंद के पास रहूंगी। सुगंध नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियां बहुत छोटी हैं अभी, उन्हें मेरी सख्त ज़रूरत है। हाँ तुम्हें भी, अगर कभी मेरी कोई खास ज़रूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक से आऊँगी। गायत्री स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। इसलिए जब तब ऊंची आवाज़ में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज, उनके ब्याह के समय तो भाइयों के नेक पूरे करवाने के लिए मेरे बेटों को ही बुलाने आओगी ना, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती, बेटा ही तो चिता को आग देता है। खुश हो लो अभी। गायत्री की इन हरकतों की वजह से माजी ने तो उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। सुगंध ने भी पलटकर ना तो कभी जेठानी को जवाब दिया और ना ही झगड़ा किया। अपनी इसी विनम्रता के कारण तो वो सास और पति के मन में बसी हुई थी। केशव भी उसकी सराहना करते न थकते थे। जीवन के बही खाते से एक एक साल घटता गया और एक एक जुड़ता गया। एक घर के दो हिस्सों में बच्चे पल बढ़ रहे थे। नकुल पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि रमन का ध्यान पढ़ने लिखने में था ही नहीं। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात थी। इधर जया और रिया दोनों ही बेहद जहीन थीं। पढ़ाई में और व्यवहार में अति शालीन और शिष्ट। गोविंद, सुगंध और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी ये तो सबको पता ही है कि यथा माँ तथा संतान। कुछ इसी तरह के थे दोनों घरों के बच्चे। कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा पता ही न चला। फिर आए अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए नए इतिहास लिखे। एक साल वो आया जब नकुल अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ, और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक NRI लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कहकर कनाडा की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल रमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गया तो वहां से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर गायत्री को रमन के एक क्रिश्चियन लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी, उसका नाम रोजी है, पूरी अंग्रेज लगती है वो। उसके पिता का पणजी में एक शानदार बियर बार है। फिर एक दिन इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए रमन का खत चला आया। माँ, मुझे रोजी पसंद थी, वो भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थीं। एक तो मैं धर्म बदल कर ईसाई बन जाऊं, और दूसरी मुझे वहीं रहकर उनका काम संभालना होगा। माँ, मेरे लिए ये सुनहरा मौका था, इसलिए मैंने रोजी के डैड की दोनों शर्तें मान लीं और कल चर्च में उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाज़त लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते। इसीलिए बस सूचित कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। रमन। गायत्री और केशव को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे। बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अधम और अवसरवादी इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? उस लड़की से बेशक ब्याह करता, मगर धर्म तो न बदलता। तब शायद मैं उसको माफ़ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता, लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका गायत्री मेरे सामने। केशव ने एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द कहे थे। गायत्री भी जाने किस रौ में एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी 2 बेटियां होती तो सिमट कर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हैं हमारी भी, आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ाकर देखो गायत्री, नजर आ जाएंगी। तल्ख स्वर में केशव ने कहा था। इस घटना के 1 माह बाद ही माजी चल बसी, एकदम अचानक। शायद रमन और नकुल की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह रहा हो। गायत्री का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब ना तो वो चिड़चिड़ाती थी और ना ही चिल्लाती थी। खुद अपने से ही वो बेहद शर्मिंदा थी।
एकदम खामोश रहती और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लांघ जाता तो रो लेती। रिया और जया को अब गायत्री अपने पास बुलाना चाहती, दुलारना चाहती, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चियों के साथ किया अपना कपटपूर्ण दुर्व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सिर नीचा हो जाता। एमबीए के बाद जया को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो गायत्री के दिल की गहराई से आवाज़ आई कि काश 2 बेटों की जगह सिर्फ एक बेटी होती तो आज मैं गर्व से भर उठती। रिया एमबीबीएस कर डॉक्टर बन चुकी थी और अब एमडी की तैयारी कर रही थी। जया का रिश्ता उसके ही स्तर के एक सुयोग्य युवक दीपक से हो गया था। जया की शर्त थी कि वो बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और दीपक को ये शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान गायत्री और केशव के हाथों से कराया गया। गायत्री कृतज्ञ थी सुगंध की। कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो सुगंध ने उसके सोने आंचल में डाल दिया। जया की विदाई के बाद तो केशव बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो बस ज़रूरत भर बात के लिए ही मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ शायद उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटों के बिछोह का नहीं, उनकी कपटपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था रमन का धर्म परिवर्तन। कई बार वो सपने में बड़बड़ाते, कभी माफ़ नहीं करूँगा नीच को, मेरी चिता को हाथ भी न लगाने देना उसको। गायत्री कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पल मरकर। ये दूसरी मौत पहली मौत से ज़्यादा तकलीफ देह होती है, क्योंकि ज़िंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है, लेकिन एहसास तो जीवित रहते हैं ना। ऐसे ही मौत जी रहे थे केशव और एक रात वो सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। पति की मौत की वो भयानक रात याद आते ही गायत्री अतीत के घरौंदे से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह से वो रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वो अकेली उठी और वो हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी उस शांत निद्रा में कि रात खुद चलकर गए बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतारकर नीचे धरती पर लिटाया। गोविंद ने बाद में बहुत जोर दिया कि नकुल तो विदेश में है, रमन को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए गायत्री ने किसी भी बेटे को खबर तक नहीं करने दी। गोविंद ने ही भाई का दाह संस्कार किया। कैसी सोने सी अयोध्या नगरी थी जिसमें वो ब्याह कर आई थी और अपने ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए, पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। गायत्री भी बेटों के लिए वैरागी ही बनी रही। फिर तो ये अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। जया, दीपक, रिया, सुगंध चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए। ताई मम्मा, आप ये भूल जाएं कि हम आपको यहाँ अकेला छोड़ेंगे, आपको अब हमारे साथ रहना होगा। उठिए ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे गायत्री हार गई और वो एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया जया के ब्याह के लिए जब सुगंध उसके लिए अपनी ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और रिया ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था, तब वो हुलस कर उठी थी। देखा केशव, कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं और एक हमारे पूत हैं, काश। और एक निश्वास लेकर गायत्री ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। ये क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की। बच्चियों के प्रति प्यार था या उनके मधुर व्यवहार का पुरस्कार कि एक दिन गायत्री ने अपने वकील को बुलवाया और अपने हिस्से की तमाम चल अचल संपत्ति जया और रिया के नाम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन गोविंद और सुगंध ने वकील को ये कहकर लौटा दिया, भाभी आप माने या ना माने, ये रमन नकुल की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको खयानत नहीं करने देंगे। जया, दीपक छुट्टियों में आते तो सुगंध की तरह ही गायत्री को भी स्नेह सम्मान देते। दीपक दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं, बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो जया का हाथ मेरे हाथ में दिया है, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं। घर की मीठी चहल पहल भरे मन में कसक जगाती थी। अब उमंग भरती है, ये मेरे बेटी दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती। तभी अचानक उसे केशव की तिरस्कारपूर्ण निगाहें याद आ गईं तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये और सुखी ही तो हूँ मैं। और कैसा होता है सुख, चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं और वो पुत्र तो कब के मेरा साथ छोड़ गए, मेरे पति की मौत का कारण भी बने। और ये फूल सी बच्चियाँ कैसे मेरे आगे पीछे डोलती हैं। ये
सुख नहीं तो और क्या है। यही सुख भी है और स्वर्ग भी। सहसा गायत्री के मन में ये ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सांसों का क्या भरोसा, न जाने कब थम जाएं, और हो सकता है उसकी इसी रात को कोई सवेरा ना हो। केशव के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इसीलिए अपनी खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज़ कलम लेकर गायत्री ने लिखना शुरू किया। मेरी संतान मेरी 2 बेटियां जया और रिया ही हैं, और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मौत के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी जया और दामाद दीपक दें। यदि किसी वजह से वो मौजूद ना हो तो ये हक मेरी छोटी बेटी रिया को दिया जाए। मेरे घर जेवर बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर सुगंध जया और रिया का बराबर अधिकार होगा। मैं गायत्री पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के ये घोषणा कर रही हूँ ताकि सनद रहे। अब काश शब्द को वो अपनी बाकी की बची जिंदगी में कभी जबान पर नहीं लाएगी। ये निश्चय कर गायत्री ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में ये सोचकर बंद करने लगी कि सुबह ये पत्र मैं गोविंद के हवाले कर दूंगी। पत्र को तकिए के नीचे रखकर गायत्री सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी। फिर वो धीरे से करवट बदलकर लेट गईं। आंखें बंद थीं मगर नींद कोसों दूर। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, गायत्री, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुमने देर से ही सही मगर रिश्तों का मोल समझा। यही जीवन की असली जीत है।